प्रायः यह कहा जाता है कि इस समय जो आर्थिक मंडलीकरण की प्रक्रिया तेजी पकड़ रही है, इसमें विश्व के अनेक देशों में अपनी वृद्धि के द्वार खोल दिए हैं। इन देशों के बीच जो आर्थिक एकीकरण है, उसमें वहाँ के लोगों की बड़ी संख्या और बेहतर वतन स्थान ने और भी योगदान किया है। बढ़ती हुई घरेलू प्रतिस्पर्धा और उदारीकृत व्यापार और निवेश के लाभ ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक निष्पादन में कई सुधार में दिखाई देते हैं। एशिया में इसके अनेक प्रमुख बाजारों पर हाल संकट के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के सकल घरेलू उत्पाद का मजबूती से बढ़ना जारी है और वर्ष 1991 के अंत से इसकी प्रति व्यक्ति आय में औसतन लगभग 3% की वृद्धि हुई है। अच्छे व्यष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रबंधन में स्पष्टता एक प्रमुख भूमिका निभाई है। उसने मुद्रास्फीति को कम रखा है और इस तरह निवेश और उपभोक्ता कौम के लिए एक स्थिर वातावरण बनाया है। 1990 के दशक में ऑस्ट्रेलिया की उत्पादकता वृद्धि से समृद्ध अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स स्तर पर और भी बुनियादी प्रभावों का संकेत मिलता है। ये दरें युद्ध पश्चात के प्रारंभिक दशकों के तथाकथित स्वर्णिम युग की तरह की प्रतिस्पर्धा में है। ऑस्ट्रेलिया की नई अर्थव्यवस्था का अधिक श्रेय पिछले 2 दशकों के विभिन्न नीतिगत सुधारों से जाता है, जिनके फलस्वरूप ऑस्ट्रेलिया के कार्यस्थलों में नई प्रौद्योगिकी को लागू करने और सक्षम प्रवर्तक तथा उत्पादनशील होने के लिए बेहतर प्रोत्साहन देने का काम किया है। इन सुधारों की शुरुआत विश्व बाजार के दबावों और अवसरों के प्रति ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था को क्रमशः खोलने से हुई। व्यापार और विदेशी निवेश में अवरोधों को कम होने से ऑस्ट्रेलिया के अन्य देशों के साथ अधिक सक्षमता से प्रतिस्पर्धा करने का प्रोत्साहन मिला है। इसके बहुत से संकेत मिलते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई फर्म और भी अधिक उत्पादनशील और प्रवर्तनकारी हो गई है। इसी में प्रौद्योगिकी को अपनाने का माध्यम भी शामिल है। तीव्र वृद्धि की बराबरी व्यापक तौर पर निर्यात वृद्धि में की है और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के तौर पर व्यापार में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी 1970 के दशक से 90 की तुलना में अब एक में तीसरे स्थान पर आ गई है। थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। बहुत ही डिफरेंट और इनोवेटिव इंट्रोडक्शन था, ऐसा मैंने पहले कभी सुना नहीं है। आई लव इट। पैसे लेके करते हैं करते हैं टैलेंट का पैसा है। जी 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 आपका भी टैलेंट बहुत रहा है। आपने ऑस्ट्रेलियन अर्थव्यवस्था हर जगह वेंचर आउट किया है। व्यापार और विदेशी निवेश में अवरोधों को कम होने से ऑस्ट्रेलिया के अन्य देशों के साथ अधिक सक्षमता से प्रतिस्पर्धा करने का प्रोत्साहन मिला है। इसके बहुत से संकेत मिलते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई फर्म और भी अधिक उत्पादनशील और प्रदर्शनकारी हो गई है, जिसमें नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने का माध्यम भी शामिल है। तीव्र आयात वृद्धि की बराबरी व्यापक तौर पर निर्यात वृद्धि में और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के तौर पर व्यापार में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी 1970 के दशक के मध्य की तुलना में अब शीर्ष में तीसरे स्थान पर आ गई है। इन विकासक्रमों को ध्यान में रखते हुए इस इकाई में ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल के दशकों में किए गए आर्थिक सुधारों की और अधिक विस्तार से चर्चा करने और इसके व्यापार, निवेश और सेवा क्षेत्रों पर इन सुधारों के प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। 6.2 उद्देश्य इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई संरक्षणवाद की उसकी पिछली नीति की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका की विमुद्रीकरण और उदारीकरण की नीति के अंग के रूप में 1980 के दशक के प्रारंभ से ऑस्ट्रेलिया द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और पुनर्निर्माण के 5 वर्षों ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और निवेश पर विशेषकर इसके आयात निर्यात के ढांचे से संबंधित आर्थिक सुधारों के प्रभाव की चर्चा कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के निवेश के स्वरूप को समझ सकेंगे, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड इसके निवेश के प्रमुख स्रोत और गंतव्य अभी भी बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था पर सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के प्रभावों का विश्लेषण कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौतियों की चर्चा कर सकेंगे और इन कदमों की विवेचना कर सकेंगे जो इसे इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उठाने पड़ सकते हैं। डॉली चाय वाले का नाम सुना आपने? 6.3 आर्थिक पुनर्निर्माण की पहल। हमको मुझे पिछले 15 साल हो गए काम करते करते, आपको भी काफ़ी समय हो गया होगा। वो अचानक से अभी उसने उतना पैसा उसके पास आ गया अभी पिछले 6 महीने में, जितना हम मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में भी कमा पाएंगे। ये कैसे हो गया भैया? वो तो थोड़े दिन पहले वो तो चाय बना रहा था, अब ये बने योग मतलब उसका प्रारब्ध निर्मित हुआ। अब आप ये समझना कि उसने कोई ऐसा पूर्व कर्म किया होगा कि उस कर्म का फल अब उसको मिलना है। अब जैसे कर्म का फल मिलना है तो वो फल ढूंढेगा उसका रास्ता। तो रास्ता कैसे ढूंढा कि उस बात को अगर पहले किसी को बताया जाए तो वो विश्वास भी नहीं करेगा उस बात पे कि डॉली चाय वाले को बिल गेट्स बुला लेंगे। ये कैसे हो गया? 6.3 ये प्रारब्ध अपना रास्ता ढूंढ लेता हो। बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको नहीं पता कि आप अगले 6 महीने में किस पोस्ट पे चले जाए, कहाँ कितना पैसा आपके पास आता है। आपके हाथ का आज का कर्म, आप आज का कर्म ईमानदारी से ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए 2 कारक जिम्मेदार हैं।
दूसरा कारक है पिछली शताब्दी के प्रारंभ से ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा अपनाई गई संरक्षणवाद नीति। औद्योगिक संरक्षणवाद के लंबे इतिहास की जड़ें 1901 में ऑस्ट्रेलियन कमीशन से निर्माण में है। प्रशुल्क और अन्य आयातगत नियंत्रणों का अधिकाधिक प्रयोग 1960 के कारण तक संवैधानिक निर्माण उद्योगों को संरक्षण देने के लिए किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि मुक्त व्यापार के अंतर्गत निर्माण क्षेत्र जितना बड़ा हो सकता था उससे भी बड़ा होना सुनिश्चित हो गया, किंतु इसने अन्य क्षेत्रों विशेषकर इन प्राकृतिक संसाधनात्मक क्षेत्रों के विकास को अवरुद्ध कर दिया, जिसमें से एक इसका सबसे अच्छा तुलनात्मक लाभ मिला। अंत क्षेत्रकारक व्यापार और संबंधित आर्थिक नीतियों से मजबूत स्थिति शुरू हुई 1960 के दशक में और इनके प्रशुल्क टैरिफ में भारी कटौती 1970 के दशक में भी शुरू हुई। प्रशुल्क सुधार की प्रक्रिया 1980 के दशक में तेज हुई और 1990 के दशक तक चलती रही। इसके परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलिया में विनिर्माण की सहायता की औसत और इन 3 दशकों में 30% से गिरकर लगभग 5% पर आई। 1990 के दशक में वस्तुओं पर ऑस्ट्रेलिया का आयात प्रशुल्क बढ़ा गया। इसके चलते 1999 में विनिर्माताओं के लिए औसत प्रशुल्क गिरकर 4.2% पर आ गया। वही मोटरवाहन, वस्त्र, सिलाई कार्य और जीपीएफ आदि के निर्माताओं को प्रशुल्क संरक्षण प्राप्त था। दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। मंजिल यही कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है। कृषि अनुदान, सब्सिडी, सहायता और नियामक अंतर्राष्ट्रीय नीति कटौती कर दी गई। कृषि क्षेत्र के सहायता की औसत प्रभावी दर 1970 से दशक के प्रारंभ में 25% से भी अधिक से गिरकर 10% पर आ गई है। 1990 के उत्तराखंड तंबाकू और डेयरी उद्योग केवल 2 ऐसे कृषि समूह से जो सरकारी कार्यक्रमों से 80 अच्छा खासा लाभ उठा थे। तंबाकू की विपणन व्यवस्था को अधिनियम में शुरू हुआ और वर्ष 2000 में इसे पूरा कर लिया गया और इस अवधि में तंबाकू की खेती को प्रभावी सहायता 30 से 10% पर आ गई। 1 जुलाई 2000 से डेयरी उद्योगों की घरेलू विपणन की छोड़ दी गई। डेयरी उद्योगों को छोड़कर ऑस्ट्रेलियाई कृषि को सहायता की अनुदान प्रभावी दर 1998 से 99.5% से गिरकर 3% पर आ गई। केवल क्षेत्र भी सुधारों से बच नहीं पाए हैं। अनेक सरकारी सेवाओं को आउटसोर्स कर दिया गया है। साथ ही विभिन्न सरकारी उद्यानों के प्रयास राजस्व समेत प्रतिस्पर्धा नीति में भी काफी सुधार लागू किए गए। इसके अतिरिक्त सभी स्तरों पर सरकारी कानूनों की समीक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम 1960 के दशक के मध्य से भी चालू रहा है, जिसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों में अनुचित तौर पर बाधा डालने वाले कानूनों को कम और समाप्त करना था। एक एयरपोर्ट सर्च करना, क्या थी उस एयरपोर्ट, या आप अपनी बकेट लिस्ट में भी डाल सकते हो मस्ट गो प्लेसेस में। पहले तो ये जो एयरपोर्ट है वो है ग्रीस कंट्री में, ग्रीस के कुछ आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड में ही आता है। खासियत क्या है कि इस एयरपोर्ट का जो रनवे है वो सिर्फ 1600 मीटर लंबा है और 1600 मीटर काफ़ी छोटा रनवे होता है। तो जो फ्लाइट्स होती हैं उनके जो पायलट्स हैं उनको इस सुनो, हमारा स्कूटर है, ऑस्ट्रेलिया के सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में विनिर्माण की भागीदारी अब केवल 1/5 है, जबकि सेवाओं का हिस्सा लगभग 4/5 है। ऑस्ट्रेलिया के निर्माण और आर्थिक नीतिगत अन्य सुधारों का विश्व कृषि निर्माण में धीमे विकल्प के साथ उसके निर्माता के ढांचे के और अधिक नाटकीय रूपांतरण में योगदान रहा है। शेष विश्व की तुलना में प्रति व्यक्ति प्राकृतिक संसाधन ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत अधिक हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह प्राथमिक उत्पादों का शुद्ध निर्यातक और विनिर्माण का शुद्ध आयातक रहा है। निर्यात में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान युद्धोत्तर काल में हालांकि काफी बदला है। ग्रामीण उत्पादों के गिरोह में लगातार निर्यात में विनिर्माण के हिस्से में हुई वृद्धि इस संदर्भ में विडंबनापूर्ण दिखाई दे सकती है, क्योंकि पिछले 2 दशकों में विनिर्माताओं को मिलने वाली सरकारी सहायता में कटौतियां हुई है। इसका अधिकतर कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे कम प्रतिस्पर्धी विनिर्माताओं को संरक्षण देने वाले प्रशुल्क में हुई कटौती से संसाधन अन्य गतिविधियों की ओर चले गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी टक्कर दे सकते हैं। इन गतिविधियों में अन्य औद्योगिक उपक्षेत्र भी शामिल है।
जैसे वाहनों के कलपुर्जे बनाने वाली सभी फर्में नहीं बच पाई, बल्कि उन्होंने अब राष्ट्रीय बाजार परिप्रेक्ष्य के बजाय एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य अपना लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करके और अब इन उत्पादों का निर्यात अचानक से करके पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं बना ली। इलेक्ट्रिक जी वैगन क्यों खरीद रहे हैं? 20वीं शताब्दी के अंत में हुए प्रौद्योगिकीय बदलावों ने इस प्रक्रिया में सहायता की है और उत्पादन तथा हिस्सों में वितरण की प्रक्रिया को उत्तेजित करने की गुंजाइश बढ़ा दी है, जिन्हें कालांतर में हुए अपेक्षित लाभों में आए बदलाव के अनुसार विश्व में कभी भी पुनः स्थापित किया जा सकता है। आउटसोर्सिंग की इस प्रक्रिया को विभिन्न माध्यमों से अंजाम दिया गया, जिनमें उपभोक्ता, लाइसेंसिंग, संगठन उद्यम और अंतर्राष्ट्रीय निगमों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शामिल है। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे सिर्फ 5% जीएसटी है। फर्क नहीं पड़ता कि गाड़ी रोल्स रॉयस है या फिर टाटा पंच है या कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर। सो इलेक्ट्रिक जी वैगन पे जीएसटी लगेगा सिर्फ 5% है, यानी 12.5 लाख। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा और इंश्योरेंस वगैरह फिर भी जोड़ के 12.5 लाख और भी जोड़ दे तो टोटल गाड़ी का कॉस्ट आएगा 2,75 लाख। अब दोनों का टैक्स में डिफरेंस हो गया मोर देन 1 करोड़ रुपीज, जो कि सरकार को तो नहीं मिलेगा लेकिन सरकार आपकी जेब से वसूल कर लेगी, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों की एक्टिवा पे है 28% जीएसटी और जब 500 एक्टिवा बिकेगी तो फिर सरकार को 1 करोड़ रुपए टैक्स मिल जाएगा। इसलिए आप भी मेहनत करके अमीर बनो और मुझे फॉलो करके स्मार्ट बनो। हाँ मेरे को जितने पैसे भरने पड़ेंगे ना आप दोगे। तू ले लियो उस एपिसोड में कोई कहते हैं एड रेवेन्यू आता है आप रखो 6.5 निर्माण और निवेश की बहुत कम एड रेवेन्यू मिलता है पिछले और कुछ दशकों में ऑस्ट्रेलिया का व्यापार यूरोप और उत्तरी अमेरिका और जापान तक के परंपरागत बाजारों से हटकर विकासशील पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की दिशा में बढ़ रहा है। देखिए तालिका 3 I used to think that यूरोप जिसमें इंग्लैंड भी शामिल है, अब ऑस्ट्रेलिया के कुल निर्यात का कमाल 1/8 खरीदा है, तो भाई मेरी ऑडियंस मेरी वेब जबकि 1970 के दशक के प्रारंभ में वह इस भाग का दोगुना खरीदता था। लड़कियां ही हैं। किंतु यह ऑस्ट्रेलिया की वस्तुओं और सेवाओं के 1/4 आयात की आपूर्ति अब भी करता है और ऑस्ट्रेलिया के सेवा निर्यात के 20% के लिए बाजार उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया की सेवाओं के आयात निर्यात और वस्तुओं के आयात में उत्तरी अमेरिका का बड़ा हिस्सा है, किंतु इसके 11% वाणिज्य निर्यात में उड़ारो आधारित हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार में अल्प संसाधन वाले जापान का महत्व 1990 के दशक में कम होने लगा। जापान का हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के वस्तु निर्यात में अब केवल 20%, परंतु आयात तथा सेवा निर्यात दोनों में 1/8 और सेवा आयात में मात्र प्रतिशत है। इसके मुकाबले पूर्वी एशिया का हिस्सा अब वस्तु व्यापार में 1/3 और सेवा व्यापार निर्यात और आयात दोनों में 1/4 है। चीन के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद से यह प्रवृत्ति जारी है। सेवाओं में अधिकतर भूमंडलीय आर्थिक एकीकरण विदेशों में वाणिज्य उपस्थिति अर्थात विदेशी निवेश के माध्यम से आता है। इसने वस्तु उत्पादन में विदेशी प्रत्यक्ष तथा पोर्टफोलियो निवेश के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया इसके मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के निवेश में महाद्वीपीय यूरोप का हिस्सा केवल अशाभाग आधा है, जो ऑस्ट्रेलिया के निर्यात में इसके हिस्से जितना भी और आयात के हिस्से से बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया के निवेश में पश्चिमी प्रशांत का हिस्सा भी उसके व्यापार से बहुत कम है। व्यापार जो 3/5 भाग के मुकाबले मात्र 1/8 भाग है। अब मंडप में लेने होंगे 7 फेरे। गोयों के मालिक ने ट्रेन में पुलिस वाले की सीसीटीवी वीडियो को देखने के बाद मेरे दिल में इसके लिए रिस्पेक्ट। बेटे गुड आफ्टरनून। देखो कौन है, शहंशाह आलम आ रहे हैं। बेटे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, I think it is too soon for tomorrow morning. Very good afternoon. विश्वसनीय पूर्वानुमानों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के व्यापार में खनन निर्यात का हिस्सा वैश्विक कारोबार चक्र के साथ घटता बढ़ता रहेगा। इसके मुकाबले विनिर्माण और सेवाओं के निर्यात का हिस्सा बढ़ता रहेगा। विशेषकर पर्यटन सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।
जहां तक दिशा का सवाल है तो 1990 के दशक के अर्थ के वित्तीय संकट से पूर्वी एशिया के उभरने के साथ ऑस्ट्रेलिया के निर्यात के हिस्से और विशेषकर निवेश निधि में और भी वृद्धि होगी। यदि उसके सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में उछाल के साथ उसके सुधार भी चलते रहे तो जापान को होने वाली बिक्री में थोड़ी बहुत वृद्धि होती रहने की संभावना है, जबकि दक्षिण एशिया विशेषकर भारत के साथ उसके व्यापार में वृद्धि होती रहेगी। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार के गठन में नाटकीय बदलावों के बावजूद उसके अधिकांश निर्यात अब भी प्राकृतिक संसाधन पर आधारित हैं। यह तब है जब वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक व्यापार में जन उत्पादों का भाग मात्र 1/6 है। तब कोई आश्चर्य नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को अब भी पथ्य आधारित माना जाता है और इसलिए इसकी मुद्रा अब भी प्राथमिक उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के अनुसार चलती है। निस्संदेह ऑस्ट्रेलिया के लिए प्राथमिक सेवाओं आवश्यक वस्तुओं की अपेक्षित कीमत में दीर्घकालिक प्रवृत्ति कमी की हो रही है और ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। इसका यह मतलब नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया प्राथमिक उत्पादों का निर्यात बंद कर सकता है, किंतु देश को जो कुछ भी घाटा होगा उसकी क्षतिपूर्ति हो ही जाएगी, क्योंकि विनिर्माण और विशेषकर सेवाओं में देश के तुलनात्मक लाभ दृढ़ होंगे। खुद की सुनने वाले इन्वेस्टर्स हमें सुनने वाले इन्वेस्टर्स एक वन फॉर एवरीवन 3 करोड़ इंडियंस की तरह आप भी शुरू कीजिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हमेशा सोचो कि अगर आज इसी क्षण में तुम्हें यहाँ से जाना पड़ जाए, मृत्यु का बुलावा आ जाए, हाथ कर लीजिए, सब कुछ यही अभी छोड़ जाना पड़ जाए, तो ऐसी क्या चीज़ होगी जिसका तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा कि तुम आज भी वो कर सकते थे पर तुमसे टाल रहे थे, ये कर रहे थे, उससे बच रहे थे, कम समझ रहे थे, गलत समझ रहे थे। ये एहसास जो मैटर्स ऑफ इंपॉर्टेंस है ना, जो जरूरी है पर उससे भाग रहे हो, बच रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, उसका एहसास दिलाने के लिए बोल सकते हो। क्योंकि अक्सर इंसान को किसी को पता है यार बिजनेस चल रहा है, यार बिजनेस चल रहा है, यार बिजनेस चल रहा है, और जरूरी चीज़ों को जो पूरे जीवन की कहानी के लिए तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है उनको साइड करो। और इसी तरीके से इंसान का जीवन जीवन में कॉम्प्रोमाइज में चलता है। तो वही एहसास तुमने कर लिया, चाह चाहोगे ये करना था इसी और कहाँ फंसा चीज़ होती है। दोस्तों जीवन में सबको किसी न किसी गोल में किसी इंसान पर किसी पर निर्भर करना होता है, उसे जाने देना होता है। सबके पास मौका है, सबको कुछ नहीं मिल सकता, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं मिल सकती, जो कि जीवन नहीं मिल सकती, कुछ मिल जाएगा। तो जब भी किसी को जाने किसी गोल को, किसी सपने को, किसी इंसान को मन शांत होना चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए, मैंने अपनी तरफ से पूरा दिया, पूरी मेहनत करी, कोई खाना खाली नहीं छोड़ा। उसके लिए बिल्कुल लाउंग अभी मुझे कभी नहीं मिल सकता, अभी मुझे कभी नहीं मिला, अभी मेरे साथ शरीर चढ़ गया है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, इसके इलाज के लिए तैयार हूँ। ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक विकास में एक और विदेशी योगदान समुद्रपार बाजारों की मुक्ति रही है, जिससे ऑस्ट्रेलिया के निर्माताओं की मांग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से उछाल आया है। न्यूजीलैंड के साथ घनिष्ठतर आर्थिक संबंध समझौता, चीन और अन्य तीव्रवर्ती समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं की मुक्ति, 73 प्रक्रिया और विशेषकर व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता, जनरल अग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ बटा विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO समझौते, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को पहले एक झटका लगा था क्योंकि व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौते गैप के अंतर्गत बहुपक्षीय व्यापारिक बातचीतें 1980 के दशक के मध्य से पहले विफल हो गई थी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि विशेषकर 1973 में इंग्लैंड के यूरोपीय समुदाय में शामिल होने पर कृषि उत्पादों का बाजार छीनने के बाद वे कृषिगत संरक्षणवाद की वृद्धि और विस्तार को रोक नहीं पाए। 1986 में कृषि निर्यातक देशों का केंद्र समूह गठित करके ऑस्ट्रेलिया ने कृषि को व्यापार संबंधी बातचीत के उरुग्वे दौर की बातचीत की कार्यसूची में रखने में मदद की। हालांकि उरुग्वे दौर की बातचीत के कृषि संबंधी समझौते के कार्यान्वयन ने अब तक कृषि संबंधी विकृतियों को काफी मात्रा में कम नहीं किया है, किंतु इसने कम से कम कृषि को व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता बटा विश्व व्यापार संगठन की कार्यसूची में तो रखवा ही दिया है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया को भी व्यापार और सेवाओं पर उरुग्वे दौर की बातचीत के नया समझौते के बाद विदेशों में सेवाओं के बाजार के मुक्त होने का लाभ मिलने लगा है। 6.6 ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण। दोनों में उतना नीचे अंधेरी होना चाहिए। जब भी आप हारते हो कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होगा जो आपने अच्छा किया होगा, जिसको आपको अप्रिशिएट करना है, कायम रखना है। ढूंढो हार की जगह में से सोने की अंगूठी और ढूंढो कि आपने क्या चीज़ में कभी छोड़ दी थी, इग्नोर कर दिया था, जो जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, जीतने वाले के लिए इंपॉर्टेंट साबित हुआ, आगे उसको कैसे सही। किसी भी चीज़ पर ओवर फोकस मत करो, मैं आ गया वो हार समझ। मैंने प्रयास करा, मैं इतनी आगे तक आया, मैंने रिस्क तो लिया, अपने फैसले को लिए, मैंने रिस्क तो लिया, मैंने खड़ा तो रहा, उसको अच्छा किया, आगे और मेहनत करें और प्रयत्न करें। ये मैं सोचूं जीतने वाला हमेशा जीते, तुम्हें प्रयत्नशील रहना, तुम्हें बेहतर और हमेशा रिपीट करो, चल कोई शाबाश तुम्हें अच्छा किया, आगे और बेहतर करेंगे। ये उसूल करना चाहिए, जैसे ही नकारात्मक ख्याल का तुम्हारे मन में भी जुट बनो। 6.6 ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण।
1990 के दशक से संबल सरकारी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्क्रिया की लागत में योगदान करने वाले अन्य अवरोध भी कम हो रहे हैं। परिवहन की लागत में कमी और संचार तथा सूचना में भारी गिरावट ने मिलकर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्थिक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। परिवहन और संचार प्रौद्योगिकी में वर्तमान डिजिटल क्रांति और अनेक देशों में टेलीकॉम बाजारों के अवनियमन की स्थिति मिलकर लंबी दूरी की संचार लागतों को और विशेषकर विश्व में कहीं से भी ज्ञान, सूचना और विचारों की पहुंच और प्रसंस्करण की लागत को बेहद कम कर रही है। विज्ञान को भी इस डिजिटल क्रांति से लाभ हुआ है, जो एक और क्रांति ज्ञान प्रौद्योगिकी को जन्म अर्थात रूप दे रही है। इंटरनेट के विस्तार का एक अतिरिक्त प्रभाव अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में वृद्धि के रूप में सामने आया है। दावा यह किया गया है कि अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में व्यवहार में लाने वालों की संख्या उन लोगों से अधिक है जिनके लिए यह पहली भाषा है। इससे भी देशों के बीच संचार की लागत कम हो रही है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की वास्तविक कीमतें इस समय कम हो रही हैं। इस डिजिटल क्रांति से ऑस्ट्रेलिया को कम से कम दो तरीके से लाभ हो रहा है। इसके सुशिक्षित अंग्रेजी भाषा को तेजी से नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपना रहे हैं और प्रमुख बाजारों से इसकी अपेक्षाकृत लंबी दूरी प्रभावी तौर पर कम हो रही है। किंतु डिजिटल क्रांति का सबसे अधिक लाभ इन देशों को हो रहा है जो नई सूचना तथा जैव प्रौद्योगिकियों के केवल उपभोक्ता ही नहीं बल्कि निर्माता भी बन रहे हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहभागियों द्वारा बड़े पैमाने पर अनुसंधान और विकास पर निवेश किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें निजी निगम और विश्वविद्यालय शामिल हैं और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में तथा कुछ कम अंश में पश्चिमी यूरोप में जितनी आम बात है उतनी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। 6.7 आगामी चुनौतियों और आवश्यक नीतिगत पहल। दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। 50 साल नौकरी करके इंसान बुढ़ापे में जाके बिजनेसमैन बन जाता है, सफल हो जाता है, सब समाज में। पर वो सोच रहा था नौकरी के माइंडसेट से जी रहा हूं, वही कर सकता हूं। 40-45 साल की उम्र में पढ़ाई शुरू कर दो, स्किल्स एक्वायर करो। जीवन को हमेशा नए नए अनुभवों के लिए ओपन रखो, खुला खुद को रिस्ट्रिक्ट मत करो। मुझे तो ऐसे ही जी, मुझे तो आराम करनी होनी चाहिए। मुझे सैटरडे संडे को सोना आराम करना है जी। मेरे तो यही दो दोस्त हैं बस, इसके अलावा किसी और से बात नहीं करनी। मैं तो यही खाना खाता हूं बस। 6.7 आगामी चुनौतियों और आवश्यक नीतिगत पहल। ऑस्ट्रेलिया के लिए 21वीं शताब्दी में दो प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें से एक है व्यापारिक उदारीकरण और सुधार की अपनी वर्तमान गति को अपने व्यापारिक भागीदारी से अधिक रखना। यह दो कारणों से अनिवार्य है। एक यह कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने आर्थिक पुनर्निर्माण की शुरुआत दूसरों से बहुत पीछे अर्थात 1900 के दशक से प्रारंभ की है, तथा दूसरा कारण यह है कि संसाधन नियंत्रण के संदर्भ में इसके तुलनात्मक लाभ ऐसे हैं कि इसके लिए उसकी व्यापारिक शर्तों में लंबे समय तक गिरावट जारी रहने की संभावना है। व्यापार और उद्योग में सुधार की प्रक्रिया को जारी रखना पिछले 2 दशकों की अपेक्षा अधिक कठिन होगा, क्योंकि वस्त्र, सिलाई कपड़े और जूते चप्पल और मोटर वाहन तथा कलपुर्जी के विनिर्माण जैसे जिन उपक्षेत्रों में अब भी सुधार की आवश्यकता है वे राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील हैं। यही नहीं, दूरसंचार, प्रसारण, डाक सेवा, उच्च शिक्षा और शिक्षा जैसी उपयोगी सेवाओं में सुधार ऑस्ट्रेलियाई कारोबार के लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। तभी वह वर्तमान सूचना क्रांति का पूरा लाभ उठा पाएगा। ऑस्ट्रेलिया के सामने एक और प्रमुख चुनौती है एक ऐसा वातावरण देना जिसमें निर्माता विकसित हो रहे उद्योग में आसानी से अपेक्षित लाभ उठा सके। घरेलू कारोबार का वातावरण पहले के मुकाबले आज निश्चित तौर पर कहीं अधिक विकास बढ़ाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया का शराब उद्योग इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि एक उद्योग के बिक्री स्थानों को व्यापक करने के प्रमुख निर्माताओं के सामाजिक प्रयासों से किस तरह सरकारी सहायता के बगैर एक ऐसी संस्कृति निर्यात बन सकती है जो कल्याण करने वाली हो। I'm Erin Ryan, host of Crooked Media's Hysteria podcast, and I will mastermind with the other host of Crooked Media's Hysteria podcast. And as you can probably see by our setup, we are in person today. Special entrance, Melissa. Today we're going to dive into one of the best embodiments of the internet addict. Nothing can only straight men like is cool. We're going to be looking into the life and times of the worst thing to come from South Africa since apartheid. A man who, despite growing evidence of peace, shall we say, not in the headspace to control space exploration, went from vehicle manufacturing, communications, or the biotech industry, is still being trusted with billions of government contracts and essentially being allowed to command the levers of the financial markets, all while rage-baiting fringe conspiracy theories, cozying up to extremists. Of course, this is Elon. I never bought into the hype around Elon Musk. He always struck me as a weirdo who was more full of shit than porta potties at the end of the New York City Marathon. That's pretty full of shit. Elon Musk became one of the richest people in the world by convincing enough people with power he's a genius. There's no there there. He's not a genius. He's not a scientist. He's not an engineer. He's not an innovator. He's a bullshitter. There are so many instances of Elon exaggerating or flat out spinning tall tales about his own prowess that was hard to not turn this video into a sprawling limited series a la Shogun. But we love a good scam, so let's learn about the self-perpetuating scam that is Elon Musk. I'm ready. Elon William Musk was born on June 28, 1971 to a wealthy family of fucking weirdos in South Africa. His mom was a Canadian dietitian and model. His older sister was his model. His brother Paul was once set out with Jeffrey Epstein's ex-girlfriend by Jeffrey Epstein himself. He's got a sister and a handful of assholes. Elon's father Errol, a millionaire engineer who claims he's killed people, was the asshole who represented the Emerald Mine in 1986 and eventually fathered 2 children with his own stepdaughter, Jana, thus making him his own stepfather-in-law. I'm sorry, what? Yes, that's right, Emerald Mine. Elon used these stories to reveal what people believe. He's a self-made guy, not some Lego or Lego. No, I think that's
of mine. Yeah, in 1979, व्यापार Elon's और dad उद्योग was में born सुधार की I प्रक्रिया later को married जारी to रखना पिछले 2 Errol दशकों की helped raise them, अपेक्षा had 2 अधिक kids with कठिन her, होगा and had 2 kids क्योंकि with one of the वस्त्र stepsisters. सिलाई कपड़े When और she जूते was of age, चप्पल और he told मोटर वाहन Errol तक was told जूते to के nurture निर्माण all जैसे things विभिन्न honest क्षेत्रों में performance. अब भी सुधार की See where आवश्यकता Elon है gets वे his crazy राजनीतिक crush दृष्टि से fetish. Yes, सर्वाधिक although he's credited संवेदनशील for taking Elon biographer Walter Isaacson, यही Elon नहीं noticed that this दूरसंचार was not सरबराह his डाक father, सेवा Janet, उच्च and शिक्षा his और own शिक्षा stepdaughter. जैसी He told उपयोगी सेवाओं Errol में to सुधार Errol ऑस्ट्रेलियन insisted that कारोबार he के will लिए equally विशेष insist तौर that पर all children महत्वपूर्ण है This video has already accomplished the तभी impossible वह there. वर्तमान Making Elon सूचना the best क्रांति Elon का Musk. He पहला was लाभ born in उठाएगा high school, but somehow got hired on ऑस्ट्रेलिया के सामने एक और प्रमुख चुनौती And while he was there, है he एक summer ऐसा developed वातावरण friends बनना at जिसमें University of the निर्माता United विकसित हो States. रहे As Musk tells it, he उपयोगियों received आसानी degrees से in politics सापेक्ष and लाभ economics उठा in 2005, and then सकें moved to घरेलू California to कारोबार take का a PhD बढ़ावा program. मानने के Dropped मुताबिक out of OJ to राजनीतिक be a तौर full-time पर भी business boy. अधिक विकास When the साधने वाला legend of Elon reports that he was the mental health ऑस्ट्रेलिया project का Elon Musk खराब SpaceX, उपयोग Elon इस go बात on का because गलत his उदाहरण physical है values and not just कि for एक asking each other उद्योग को okay, बिजली payments. से One man is संबंधित set गैर to संस्थाओं justified से tax records. सामाजिक This is the first प्रयासों time से he wanted to आगे be बढ़ाई so एक profound. ऐसी He started संस्कृति the first company निर्माण called संस्कृति GoDaddy, है sold जो it, कल्याण करने वाली है don't remember it all. Took the money he made from selling it and started a business called X.com. Sure, you can't mean the social media website formerly known as Twitter, or an early version of Tesla's Model X car, or the company SpaceX, or his site devoted to documenting the lives of one of his multiple children to whom he gave X names. Boy, he loves the letter X. That's his favorite letter. I know this was an even earlier company called X. Can you guess from the name what it did? Sell erectile dysfunction medicines to infant and med states? Oh, yes. It was an online bank that somehow offered a product that was less good than PayPal, which I have to admit is an achievement because PayPal sucks. Point is, he named it bank after it because nothing conveys a sense of above-board safety and seriousness. Like a letter often used in एक a छोटी सी full bush, अर्थव्यवस्था no के तौर point. पर So, sort of ऑस्ट्रेलिया called the को inner उस circle, छोटी but really अनिश्चितता PayPal से was बहुत really लाभ हुआ है anything जो like अब the इस 20s व्यापार online संगठन banking के तत्वाधान के and अंतर्गत एक once नियमाधारित PayPal व्यापार X.com प्रणाली merged प्रदान and करती है X.com like dutiful wife took PayPal's name. यह Musk स्वीकार continues to करना be पड़ेगा out. कि But बहुपक्षीय he also व्यापारिक eventually बातचीत become के a वर्तमान Silicon विश्व Valley व्यापार deal. संगठन Not से just ऑस्ट्रेलिया जैसे पिछले लागत देश के लिए शायद सर्वोत्तम संभावनाएं बंधी हैं Imagine being more off-putting कोई than आश्चर्य नहीं ऑस्ट्रेलिया को Musk अब made the विश्व largest व्यापार shareholder in PayPal, संगठन का however, अत्यंत and जिम्मेदार spent सदस्य समझा जाता है $165 million विशेषकर तब जब उसने पिछले 2 दशकों में काफी मात्रा में एक तरफा आर्थिक सुधार किए हैं उस प्रतिष्ठा का लाभ उठाने और विश्व व्यापार संगठन की भावी दिशा को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी ऑस्ट्रेलिया के बेहद अधिक प्रभाव का भी आप उठाते रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए जरूरी है कि वह अपनी पिछली संरक्षणवादी नीतियों को छोड़े तथा उदारवाद को और अधिक अपनाए ऑस्ट्रेलिया में सुधार के आलोचक यह तर्क देते हैं कि उसे अपनी अर्थव्यवस्था को तब तक और मुक्त नहीं करना चाहिए जब तक उसके व्यापारिक भागीदार और सुधार नहीं कर लेते किंतु आर्थिक उदारवाद के समर्थक कहते हैं कि आगे कोई भी सुधार ऑस्ट्रेलिया के उन बहुसंख्यक निर्माताओं और उपभोक्ताओं के लिए अनुचित नहीं होगा जिनके लिए शेष बाजारी हस्तक्षेप नुकसान का कारण बने हुए हैं एक छोटी सी अर्थव्यवस्था होने के नाते उसके लिए बहुपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में अपनी सौदेबाजी की सामर्थ्य बढ़ाना आवश्यक है इसी को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया की सरकार बहुपक्षीय नीति का अनुसरण करने के साथ साथ उसकी संपूर्ति के लिए क्षेत्रीय एकीकरण की पहल भी कर रही है ऐसा वह एक प्रक्रिया और हिंद महासागर इन देशों के माध्यम से करती है बशर्ते कि इन क्षेत्रीय पहलों के सदस्य भी विश्व व्यापार संगठन विरुद्ध मुक्त क्षेत्रवाद के लिए प्रतिबद्ध बने रहे When conscious uncoupling goes to space, doesn't downplay the fact that the company has seen some success. And progress in space exploration is by definition messy. But Elon is not making the rockets. He's not an engineer. He's simply the guy who benefits the most financially from the work people who are building